जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही होगी। साथियों, आज है 12 जनवरी और दिन है रविवार संडे। हमने आपको बताया था कि एक बीपीएससी टीआरई 4 बिहार शिक्षक भर्ती चौथा फेज जो आने वाला है, उनके लिए हमने साइंस का एक सीरीज़ शुरू किया जिसका नाम है सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चंस। और इस सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ में हम लोग कुल 500 प्रश्न देखने वाले हैं। कितने प्रश्न देखने वाले? कुल 500 प्रश्न देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है, और उससे कुछ संबंधित प्रश्न भी हम आपको बताएंगे। यानी कह सकते हैं कि विस्तृत व्याख्या के साथ हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आज जो है सुपर सिलेक्टेड का जो क्लास है फर्स्ट, यानी कि डे 1 है, ठीक है। इसी तरह डे 1 डे 2 करके आएगा। कुल 500 प्रश्न का हम लोग डिस्कशन करेंगे इस श्रृंखला में सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चंस के सीरीज में, ठीक है। सब्जेक्ट आपका है साइंस, ठीक है। चलिए, और ये उपयोगी किसके लिए? बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए और अन्य एग्जाम के लिए उपयोगी, लेकिन ज़्यादातर खास जो है ध्यान दिया गया है बीपीएससी टीआरई 4.0 पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। और आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने, दिख रहा है तो जवाब दीजिए। कहता है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन के खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, एक लाइन में कहे तो ये आपसे है, ठीक है। तो देखिए 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाएंगे, माइक थोड़ा हिल जाएगा ना। आप लोग तो कमेंट कीजिए। कैमरा सही है ना? नहीं सही। देखिए, तो न्यूट्रॉन की खोज पूछा जा रहा है। किसका खोज पूछा जा रहा है? न्यूट्रॉन की खोज। तो देखिए, न्यूट्रॉन का जो खोज किया था जेम्स चैडविक ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक याद रखिए ना, चैडविक, जेम्स चैडविक ने। जेम्स कर दे रहे हैं, जेम्स चैडविक ने कब किया था? 1932 में। कब किया था? 1932 ईस्वी में किया था। उसके बाद आपसे पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन का। किसका पूछ लेगा? इलेक्ट्रॉन का। तो कौन किया था? जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। टेंस इसका क्या लगा? डी हो जाएगा। जे चैडविक या जेम्स चैडविक ने, ठीक है। जे थॉमसन किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। चलिए कुछ व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या, 1932 में जेम्स चैडविक ने एक उप परमाणु कण की खोज की और इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु के केंद्रक में मौजूद होते हैं। सामान्य तौर पर एक न्यूट्रॉन को n के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। देखिए, ये परमाणु है, परमाणु के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या होता है? P+N। चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। कौन लगाता है चक्कर? इलेक्ट्रॉन लगाता है, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे आता है बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा आपसे पूछा जा रहा है। सोडियम क्या? तो देखिए, बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 इसका सूत्र है, ठीक है। जिसे हम लोग क्या करते हैं? सोडियम है ना, NaHCO3 क्या कहते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एंटा एसिड है। क्या है? एंटा एसिड है। एंटा एसिड बोले तो प्रति अम्ल है। क्या है? प्रति अम्ल है। एंटा एसिड प्रति अम्ल है। और एंटा एसिड आपका क्या दो गो है? एक आपका याद रहे, एंटा एसिड NaCO3 भी है, बेकिंग सोडा भी है, और एक याद रखेंगे MgOH का होल 2 भी क्या है? एंटा एसिड प्रति अम्ल है। क्या है? प्रति अम्ल है, ठीक है। ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इसका व्याख्या दिया गया, व्याख्या देख लेते हैं। कहता है
इसे आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। यह पेट की अम्लता में तुरंत राहत के लिए एक निष्प्रभावक या अम्लनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन केवल अस्थायी के लिए यह हानिकारक हो सकता है। इसका उपयोग बेकिंग उत्पादक जैसे केक, कुकीज आदि में किया जाता है। किसका? बेकिंग सोडा। किसका? बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये रहा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो आपका एस्टेपीज है। क्या है? एक मिनट भाई। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? एस्टेपीज है। क्या है? सबसे छोटी पूछा जाता है एस्टेपीज है। क्या है? सबसे छोटी एस्टेपीज है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? सबसे छोटी हड्डी जो पाया जाता है, याद रखेंगे कान में। कहाँ पाया जाता है? कान में। अगर पूछेगा कहाँ पाया जाता है तो कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह कान में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए ये रहा कुछ डिस्कशन है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी 3 mm बाई 2.5 mm में मध्य कान में एस्टेपीज मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम है। यह एक रकाब की आकृति यह हड्डी मध्य कान में 3 में से एक है, जिसे सामूहिक रूप से ओस्कल्स के रूप में जाना जाता है। ओस्कल्स बाहरी कान और कान के ड्रम से आंतरिक कान तक ध्वनि दबाव तरंगों को पहुंचाते हैं, जहां तरंगों को यह तंत्रिका आवेगों में अनुवादित किया जाता है, जो पहचान के लिए मस्तिष्क में जाते हैं। अन्य 2 ओस्कल्स मेलियस हैमर और इनकस एनविल है। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि स्थिर बस शुरू होने के बाद बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति को वर्णित करता है? द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन द स्टेशनरी बस बिगिंस टू मूव। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज एक्सप्लेन दिस सिचुएशन? ऑप्शन ए है न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, संवेग के संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सी ऑप्शन है न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन के गति के 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। पहला नियम को हम लोग कहते हैं, पहला को कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम का तो क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। पहले नियम से हमको मिलता है बल का परिभाषा। क्या मिलता है? बल का परिभाषा, है ना। और दूसरा जानते हैं, दूसरा क्या है? देखिए पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर में रहेगा ना, स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगा, गति में है तो गति में ही रहना चाहती है। और यह गति के न्यूटन गति का पहला नियम है, और यह गुण ही जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। इसलिए इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कंबल को कोई दरी को झाड़ते हैं तो उसे गर्दा क्या होना निकल नीचे गिर जाता है। ठीक है, ये न्यूटन के पहला नियम है। अब दूसरा नियम आपसे पूछा जाएगा, तो दूसरा नियम क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है बताइए? दूसरा नियम क्या कहता है बताइए? तो देखिए दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसमें संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती डेल P बट्टे T। क्या होता है? दूसरे नियम से। तीसरे नियम से आता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रत्येक विपरीत प्रतिक्रिया, यानी कि प्रत्येक क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया के विपरीत क्रिया के बराबर होती है। विपरीत क्रिया क्या होती है? बराबर होती है। ये तीसरा नियम है। ये ना जैसे बंदूक के जैसे आप छोड़ते पीछे झटका लगता है, ये कौन सा है? तृतीय नियम है। कौन सा नियम है? ये तीसरा नियम है। हाँ, उसके बाद आप एक और पॉइंट याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा गति या विराम का विरोध। गति या विराम का विरोध कौन सा नियम करता है? पहला नियम। पहला गति या विराम लिखिए, नहीं किए विराम का विरोध कौन करता है? पहला नियम। लिख दे क्या? ऐसे लिखिए, गति या विराम का विरोध कौन सा नियम? न्यूटन की गति का पहला नियम। कौन करता है? पहला नियम कौन सा? न्यूटन का पहला नियम। गति या विराम का विरोध करता है पहला नियम से। चोट कम या अधिक लगता है, चोट कम
या अधिक लगना, चोट कम या अधिक लगना, अधिक लगना, ये द्वितीय दूसरा नियम से किसके, न्यूटन के दूसरा नियम से। अगर लेकिन चोट लगना कौन सा नियम से है, तीसरा नियम से। चोट लगना कौन सा नियम, तीसरा नियम से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ही आप याद रखिएगा। गति या विराम का विरोध, पहला नियम। चोट कम लगना या अधिक लगना, दूसरा चोट लगने का कारण ही क्या है, तीसरा नियम है। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन कहता है स्थिर बस शुरू होने के बाद, माइक चालू है ना, जी हाँ चालू है। स्थिर बस शुरू होने के बाद बस में खड़े यात्री पीछे की ओर दिशा में गिरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति को वर्णित, यानी कि देखिए जब बस रुकी हुई थी उसमें यात्री जो बैठे थे स्थिर अवस्था में थे, विराम अवस्था में थे, लेकिन जैसे बस चल दिया यानी कि बस गति में आ गया, लेकिन उसे बैठा आदमी का जो शरीर है वो विराम में ही रहना चाहेगा। तो ये कौन सा जड़त्व का गुण है और ये कौन सा न्यूटन के प्रथम नियम से आया। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, सी है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका सेंस से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट 4 हो गया। चलिए कहता न्यूटन गति के पहले नियम के कारण स्थिर बस के चलने पर बस में खड़े यात्री पीछे दिशा में गिर जाते हैं। अब देख लीजिए, हमने आपको बता दिया उतना ही सफिशिएंट है। ये रहा आपका नोमेरिकल है, 5 नंबर नोमेरिकल है। नोमेरिकल बताइए, कहता है 80 kg द्रव्यमान उठाने के लिए 9800 जूल ऊर्जा खर्च की गई। द्रव्यमान को डॉलर की ऊंचाई तक उठाया गया। यानी कि देखिए m दे रखा है, m कितना है 80 kg, m का मान कितना है 80 kg है। 9800 जूल है। तो देखिए जूल जो उष्मा का मात्रक है, तो आप h से भी लिख सकते हैं, e से भी लिख सकते हैं, h लिख दे रहे हैं। h कितना है 9800, कितना 9800 जूल है, कितना 9800 जूल है। ठीक है, तो h निकालना है, क्या निकालना है, h निकालना है। तो देखिए h बराबर क्या लिख सकते हैं, mgh बराबर 9800 यहाँ पे माइनस ले जा प्लस ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसका, g का मान। देखिए 80 गुना 9.8 गुना h होगा बराबर 9800, क्या हो जाएगा 9800। यहाँ से h बराबर निकल जाएगा, ये से दशमलव खत्म, अच्छा लिखे दे रहे हैं 9800 बट्टा 80 गुना 9.8 खत्म हो गया। अब आगे काटिए, देखिए दशमलव हटेगा, ऊपर एक 0 जाएगा, 0 से 0 खत्म, 98 से 100 खत्म, है ना। यानी कि 100 बटा क्या आ गया 8, क्या आ गया 100 बटा 8, इसमें भाग देंगे तो 12 दशमलव क्या जाएगा 5, 12 × 96 ना, 280 हो रहा था, ऑप्शन क्या सी हो जाएगा। क्या हो गया, सी ऑप्शन हो जाएगा। सही है ना, 8 दूना 16, हाँ सही है। 12.5 हो जाएगा, यानी कि 12.5 मीटर ये ऊंचाई तक उठेगा। मीटर में लगा दे रहे हैं, इकाई भूल गए यूनिट ना, कभी कभी यूनिट में भी खेल जाता है, तो आप ध्यान देंगे नोमेरिकल था। ठीक है, चलिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप ध्यान देंगे, कथन सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू, कभी कभी कर देगा कौन सा कथन गलत है, कहेगा कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसे वाले में अक्सर गलती होता रहता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान देंगे। कहता है ऑप्शन ए है कि 1906 में जेडी वाटसन द्वारा जेनेटिक्स शब्द प्रतिपादित किया गया था। बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन से द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय जेडी वाटसन। ये सही है, ये सही ना ऑप्शन, ये तो सही है। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, इनमें से 42 यानी 21 जोड़े समजात गुणसूत्र होते हैं, 4 2 जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये भी सही है ना। उसके बाद मेंडल 1886 वंशानुक्रम के रूप में जीन की कल्पना करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। गलत है। एक डीएनए अणु 2 लंबे न्यूक्लियोटाइड रज्जुकों से बना होता है, जो सर्पिल सीढ़ी की तरह एक द्विकुंडलित संरचना बनाती है। ऑप्शन कैसे, ऑप्शन नहीं है, यानी कि एक कोई सही है ना। देखिए कहता है मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, इनमें से 42 21 जोड़ा समजात होते हैं। नहीं, 22 जोड़ा समजात होते हैं। कितने जोड़ा,
22 जोड़ा, यहाँ पे बोला है 21 जोड़ा, तो ये गलत ना हो गया, क्या हो गया, गलत। अब मेंढर है जिनकी कलमा कहता नहीं, एक DNA में नहीं, टेंस का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 22 जोड़ा, 23वां जोड़ा भिन्न होता है, और 23वां जोड़ा को ही क्या कहते हैं, 23वां जोड़ा को क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। हाँ, अब देखिए कहेगा संतान का लिंग निर्भर करेगा, संतान का लिंग निर्भर करेगा किस पे, पिता पर कि माता पर, तो याद रखिएगा पिता पर निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा, पिता पर निर्भर करेगा, माता पे नहीं निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, पिता पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए ये डिस्कशन से आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये पूरा वाय गुणसूत्र ये सब देख लीजिएगा। क्वेश्चंस में चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन है जोसेफ प्रॉस्ट, जैक्स चार्ल्स, एंटोइन लेवोजियर्स, रॉबर्ट बोयल। देखिए यहाँ पे वैसे आप एक टिक आउट कर देंगे तो चला जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा चारों ऑप्शन, ठीक है। रॉबर्ट बोयल ने जो दिया था, बोयल का नियम दिया था, क्या दिया था, बोयल का नियम, बोयल का नियम दिया था, कौन सा नियम दिया था, बोयल का नियम, ठीक है। एंटोनी लेवोजियर ने ऑक्सीजन का खोज किया था, ऑक्सीजन का खोज, एंटोनी लेवोजियर ऑक्सीजन का खोज, O2 का खोज एवं फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में क्या कहे जाते हैं, जनक माने जाते हैं। जैक चार्ल्स ने चार्ल्स का नियम दिया था, क्या दिया था, चार्ल्स नियम। और जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर है, टेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। O2 का खोज, ऑक्सीजन का खोज, एंटोनी लेवोजियर, सही से लिख दे रहे, ऑक्सीजन। कुछ तत्व का खोज आपसे पूछा जाएगा तो याद कर लीजिएगा, ऑक्सीजन का हो गया, आयरन का पूछ लेगा, सोडियम का पूछ लेता है, कैल्शियम का, कुछ का खोज करता आप याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए एंटोनी लेवोजियर ऑक्सीजन खोज किया था, इसे ये रहा, हमने तो देख लीजिएगा आप, ठीक है, क्या एक्स्ट्रा दिया गया डिस्कशन में देख लीजिएगा। देखिए आगे कहता है, प्रश्न कह रहा है पृथ्वी पर दिखने वाले पहले प्रकाश संश्लेषक ऑक्सीजन मुक्त करने वाले जीव डॉलर थे, यानी कि पहले प्रकाश संश्लेषक ऑक्सीजन मुक्त करने वाले जीव कौन थे, तो याद रखिएगा सबसे पहला जीव कौन थे, साइनोबैक्टीरिया। कौन थे, साइनोबैक्टीरिया, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब पूछेगा साइनोबैक्टीरिया किस किंगडम के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया जो है वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। किस जगत के अंतर्गत आते हैं, मोनेरा जगत। कौन सा जगत, मोनेरा जगत में। किस में आते हैं, मोनेरा जगत में। किस में आते हैं, मोनेरा जगत में। और पूछेगा कि ये कौन से यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, तो ये प्रोकैरियोटिक है। ये कौन से कोशिका पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक। कौन से इनमें कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और इसमें केंद्रक झिल्ली होगा, नहीं होगा, यानी कि केंद्रक झिल्ली नहीं होती, यानी केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती है। केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली नहीं होता है इसमें, केंद्रकीय झिल्ली नहीं होता। किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन सा कोशिका पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या केंद्रकीय झिल्ली होगा, तो केंद्रकीय झिल्ली नहीं हो है, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम जो है आप याद रखेंगे, इसे कहा जाता है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल भी इसे कहा जाता है, नीलहरित अन्य नाम नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है। नीलहरित शैवाल भी इसे कहा जाता है, किसे, साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है साइनोबैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय, कितने कोशिकीय है, एक कोशिकीय। कितने कोशिकीय है, याद रखेंगे, साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। कितने कोशिकीय जीव है, साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। साइनोबैक्टीरिया कितने कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। और ये अक्सर कहाँ खिलते हैं, तो ये प्रदूषित पानी में खिलते हैं। कहाँ खिलते हैं, प्रदूषित पानी में ये खिलते हैं, प्रदूषित पानी में खिलते हैं। कहाँ खिलते हैं, प्रदूषित पानी में खिलते हैं। अक्सर ज़्यादातर ये प्रदूषित पानी में खिलते हैं।
क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये साइनोबैक्टीरिया से कुछ संबंधित प्रश्न है जो हमने आपको बताने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा 8 प्रश्न। चलिए अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए कुछ डिस्कशन से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये रहा विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? विद्युत धारा की, देखिए विद्युत धारा को हम लोग किसे नोट करते हैं? आई से। आई देखिए फॉर्मूला बताए थे ओम के नियम से, V बराबर आई आर आया था। आई बराबर क्या निकला था? V बटा आर होता है। इसका अगर मात्रक पूछे, क्या पूछे? इसका मात्रक। तो इसका मात्रक देखिए यहाँ से क्या निकलेगा? वोल्ट प्रति ओम निकलेगा। क्या निकलेगा? वोल्ट प्रति ओम। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। यानी इसका आंसर क्या ये हो जाएगा? एम्पियर। अब देखिए पूछेगा कूलम किसका मात्रक है? आवेश का। किसका है? आवेश का, ठीक है। वाट किसका मात्रक है? वाट। तो वाट पूछेगा तो ये याद रखिएगा शक्ति का। किसका मात्रक है? शक्ति का, ठीक है। अगर पूछ दे के आपसे कि जूल तो बता दीजिए, जूल किसका मात्रक है? तो अब जूल आपको पता है कि ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का या कार्य का भी मात्रक क्या है? जूल है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डिस्कशन से विद्युत धारा कैसा एम्पियर है, इसे ए से सूचित किया जाता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एम्पियर के नाम पे एम्पियर नाम रखा गया था। यानी कि ये एम्पियर का नाम जो वैज्ञानिक थे वो किन के नाम रखा गया? एंड्रे मेरी एम्पियर। एंड्रे मेरी एम्पियर, यहाँ से एम्पियर निकाल लिया गया है, ठीक है। वाट शक्ति, कूलम विद्युत आवेश, जूल ऊर्जा। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आघात वर्धनीय नहीं है? तो देखिए आघात वर्धनीय गुण जो पाए जाते हैं आपको पता है कि धातु जो होते हैं वो तन्ने होते हैं। क्या होते हैं? तन्ने होते हैं। धातु जो क्या होते हैं? आघात वर्धे होते हैं। क्या होते हैं? आघात वर्धे होते हैं। क्या होते हैं? धातु आघात वर्धे होते हैं। और विद्युत तथा उष्मा, विद्युत प्लस उष्मा का क्या होते हैं? सुचालक। विद्युत प्लस उष्मा का क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। नहीं समझे? धातु क्या होते हैं? तन्य होते हैं, आघात वर्धे होते हैं। विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, ठीक है। इसे पिटने पर टन या झन की आवाज आते हैं, अर्थात ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से अब आपको पूछा जा रहा है कि आघात वर्धे नहीं, अर्थात ये क्या है? अधातु पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? अधातु। तो अधातु में इसका डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए ना। क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। यानी कि अगर पूछेगा अधातु तो इसका डायरेक्ट उल्टा। नहीं तन्य नहीं होते, आघात वर्धे नहीं होते, सुचालक नहीं होते। हाँ सुचालक की अगर बात आए तो इसमें जो होता है, अगर आपको पूछ ले ये विद्युत प्लस उष्मा में, तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो है सुचालक है। ग्रेफाइट ये नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है क्या है? विद्युत के सुचालक है। विद्युत के क्या है? सुचालक है। ये अपवाद में ही आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ उसके बाद अगर बात करें ठोस, तो ये द्रव ठोस में ही पाए जाते हैं ना। ठोस द्रव तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन आप खोज लीजिए। तांबा धातु है। तांबा क्या है? धातु है। सिल्वर क्या है? धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। और साथ ही साथ अधातु के साथ साथ क्या है? विद्युत के सुचालक है। विद्युत के क्या है? सुचालक है। विद्युत के सुचालक है। क्या है? सुचालक है मेरे भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। लेकिन कहता कि कौन विद्युत के सुचालक था? चारों था। क्लियर ना? चलिए क्लियर है। चलिए कहता है कि ग्रेफाइट आघातवर्धन नहीं है। आघातवर्धन धातु का वह गुण है जिससे धातु को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। सोना और चांदी पृथ्वी पर सबसे आघातवर्धनीय धातु है। ग्रेफाइट एक अधातु इसलिए आघातवर्धनीय नहीं है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु जो विद्युत का संवहन, अर्थात संवहन बोले तो सुचालक, ठीक है। सुचालक बोले तो कंडक्टर आप पढ़े होंगे। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर नहीं पढ़े? हमारा तो ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स रहा है, इसलिए हम तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट
जानते ही हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से होंगे जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। कहता है सबसे उचित विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरिए। बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, देखिए बिना बुझा हुआ चूना का क्या होता है CaO, अगर इसको जल में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा CaOH का होल 2, यानी कि बुझा चूना हो गया, क्या होगा ये बुझा चूना, बुझा चूना, बूझा चूना। और ये क्या है बिन बूझा, बिन बूझा, बिन बूझा, बिन बूझा, बिन बूझा। अरे भाई पानी मिला दोगे तो बुझिए ना जाएगा, चूना है। अब पूछेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो जब ये अभिक्रिया होगा तो इससे उष्मा निकलेगा, यानी कि ये उष्माक्षेपी है। क्या है ये उष्माक्षेपी है। कौन सी अभिक्रिया है उष्माक्षेपी है। और एक बात और याद रखिएगा, देख रहे हैं ये दोनों जुट रहा है, तो जुट रहा है तो कौन सा अभिक्रिया हो गया संयोजन है। क्या है संयोजन। और एक और काम की बात आपको बतला दे, संयोजन आप लिखे संयोजन, 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 संयोजन जो होता है उष्माक्षेपी होता है। क्या होता है उष्माक्षेपी होता है। संयोजन क्या होता है मेरे भाई उष्माक्षेपी होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि वियोजन भी बता दो भाई, ये ना, तो वियोजन जो होता है उष्माशोषी होता है। वियोजन क्या होता है उष्माशोषी होता है। क्या होता है उष्माशोषी। अब आप कहेंगे कि उष्माक्षेपी क्या और उष्माशोषी क्या है, तो आप अच्छे से पढ़े होंगे ना, जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का निर्माण होगा उष्माक्षेपी, जिसमें उष्मा का अवशोषण होगा उससे हम लोग क्या कहेंगे उष्माशोषी कहेंगे, ठीक है। तो कहता है चूना पत्थर बनता है, क्या बुझा हुआ चूना, चूने का क्लोराइड, तो इनसे क्या हो जाएगा बुझा हुआ चूना बनता है। क्या बनता है सेलेक्ट नाइम कहते हैं। क्या कहते हैं सेलेक्ट नाइम। हाँ ये भी फेमस नाम है, अभी पूछा जा रहा है फिलहाल में, पूछेगा सेलेक्ट लाइम किसे कहा जाता है, तो बुझा हुआ चूना। किसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना को। एक पूछेगा क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, क्विक सिल्वर, क्विक लाइम, चाहे क्विक सिल्वर, क्विक लाइम, क्विक सिल्वर या क्विक सिल्वर शायद है। क्विक सिल्वर पूछेगा तो आप कहेंगे पारा को। किसको कहा जाता है पारा को। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बिन बुझा हुआ चूना CO की पानी के साथ अभिक्रिया को से पानी बुझा हुआ बनाता है। देख लीजिएगा उतना नहीं है डिफिकल्ट जो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ चलिए ये न्यूमेरिकल है। आप सोच रहे हैं न्यूमेरिकल क्यों करा रहे हैं, कभी कभी पूछ देता है न्यूमेरिकल, ये डिफिकल्ट नहीं आसान ही पूछेगा, ठीक है, इसलिए हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं, एक आध को क्वेश्चंस दे रहे हैं। कहता है 100 वाट, कितना है 100 वाट। चलिए 12 हो ही गया ना, है कुछ समय। 100 वाट का एक विद्युत लैंप प्रतिदिन 5 घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 दिन में बिजली से ऊर्जा की खपत। देखिए जब भी खपत पूछे ना, खपत पूछे ना, खपत क्या पूछे खपत आपसे जब भी पूछे ना, तो एक काम कीजिए, जो सब दिया उस सबको गुना कर दीजिए, यानी कि 100 गुना 5 गुना 3 और बट्टा में 1000 से भाग दीजिए। जितना देगा ना सभी को गुना कर दीजिए, बट्टा में कितना कर दीजिए 1000 कर दीजिए। अब आगे कैलकुलेट कर 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 3/2 और 3/2 है तो 1.5 हो गया। और ये क्या होगा किलोवाट घंटा, ये ना हमने आपको बतलाया था। तो क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इतना यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 1.5 यूनिट। क्या हो गया 1.5 यूनिट हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करती है न्यूमेरिकल सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर आप पढ़े नहीं है तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, चाहे आपसे न बन सके, लेकिन एक बार आप पढ़ लेते ये क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं छूटेगा, ठीक है। इसलिए आपको इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता है प्रश्न। इलेक्ट्रिसिटी से हर साल पूछा जाता है और हर एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए 13 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस समूह में अक्रिय गैस रखी गई है। अक्रिय गैस बोले तो इनर्ट गैस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस, इसी को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में पूछा जा रहा है कि किस समूह में रखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है किस समूह में रखा गया है, तो याद रखिएगा किस में रखा गया 18वां में। तो इनसे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ डिस्कशन देख लीजिए। अक्रिय गैसों को आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखा गया। आवर्त सारणी में 7 अक्रिय गैसें कितने हैं 7 अक्रिय गैस हैं। उनमें परमाणु संख्या 2 के साथ हीलियम है। परमाणु संख्या 2 के साथ कितनी है कौन है हीलियम है। और परमाणु संख्या 10 के साथ नियोन, परमाणु संख्या 18 के साथ आर्गन। यानी कैसे हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है 2 और नियोन का 10, नियोन का कितना हो गया 10, आर्गन कितना हो गया 18, ठीक है।
और क्रिप्टॉन का कितना हो गया 36, जेनॉन का कितना हो गया 54 तो दे रखा है आपका, ठीक है देख लेंगे। आगे चलिए 14 क्या कहता है पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। कहता है कि डॉट कोशिका विभाजन से संबंधित, यानी कि कौन सा है जो कोशिका विभाजन से संबंधित है, यानी कि यहाँ से आपको पूछा जा रहा है हार्मोन, क्या पूछा जा रहा है हार्मोन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, मैलिक हाइड्राइड, साइटोकाइनिन। देखिए जिब्रेलिन जो है वृद्धि को रोकता है, क्या करता है वृद्धि को रोकता है, और लेकिन वृद्धि में सहायता कौन करता है साइटोकाइनिन, तो इनसे का डी हो जाएगा साइटोकाइनिन। आइए देख लेते हैं कुछ डिस्कशंस। कहता है साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है, यह एक हार्मोन है जो उस क्षेत्र में पाया जाता है जहां तेजी से विक्रिया विभाजन, तो तेजी से कोशिका विभाजन जैसे कि पौधे की जड़ें, अंकुर और कलियां आदि, यह नई पत्तियों के उत्पादन, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, पार्श्व टहनी विकास आदि मदद करता है। यह शिखर प्रभुत्व, पार्श्विक कली विकास और पत्ती जीर्णता को भी प्रभावित करता है। चलिए आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है ना, हाँ चलिए खत्म हो जाएगा, अंतिम प्रश्न है आज के क्लास का, ठीक है जवाब दीजिए। 15 कहता है, कलर चेंज कर ले रहे, अंतिम प्रश्न है ना 15, सीरीज का नहीं, सीरीज का चलेगा 500 तक, ये 15वां क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। द्वितीय समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है, क्या सही है, क्षार धातु कहा जाता है। देखिए द्वितीय समूह को भू क्षारीय धातु कहा जाता है, यानी कि क्या हो गया गलत हो गया। और प्रथम समूह तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, बिल्कुल। द्वितीय को भू क्षारीय, प्रथम को क्या कहते हैं क्षारीय धातु। प्रथम को यार कौन कौन है, हेलिना करो रब से फरियाद ना। 17वें समूह को हैलोजन कहा जाता है, सही है। और 18वें समूह में, 18वें में कौन सा है बोलिए, 18वें समूह में अक्रिय गैस, कौन सा है अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, कौन सा है अक्रिय गैस। तो सही कौन कौन है, बी और सी, तो ऑप्शन का बी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए डिस्कशन से। जिन तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन समान संख्या होते हैं और समान गुण समूह है, तो दूसरे समूह तत्व को क्षारीय कहा जाता है। बोले ना दूसरे समूह को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा, यानी कि भू क्षारीय कह सकते हैं, जिसमें NH2 बाहरी विन्यास है और वे S ब्लॉक तत्वों से संबंधित है। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो आप उसको भी कमेंट करके बताइएगा, और कुछ नया चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। हर प्रॉब्लम को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए रखते इतना ही। जय हिंद, जय भारत।